एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर प्रगति बाला साहेब चौधरी। इन्होंने अपना यूजी गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज धाराशिव से पूरा किया है। इनकी जर्नी थोड़ी खास है। इन्होंने 2024 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और उसमें उनका ऑल इंडिया रैंक 10,263 था। और 2025 में इन्होंने अपना सेकेंड अटेम्प्ट दिया और इस साल इनका AIAPGT में ऑल इंडिया रैंक 5 आया है। प्रगति, आपको इसकी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो मैं मेरी जर्नी का जो पूरा क्रेडिट है वो मेरी माँ को देना चाहूंगी, क्योंकि इस जर्नी में स्टार्टिंग से एंड तक जो है मेरी माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इसी जर्नी में नहीं बल्कि लाइफ की हर एक छोटी मोटी बात पे उसने मुझ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखा है। तो इसलिए मैं मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। एंड फॉर श्योर अजीत पाटिल सर, क्योंकि इसके पहले जैसा मेरे रैंक भी सजेस्ट करता है कि मेरा प्रिपरेशन बैकग्राउंड टोटली जीरो था, तो इस अटेम्प्ट में मैंने जो भी किया है सर को ही ब्लाइंडली फॉलो किया है। सर जैसा अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक कहते थे कि ये टॉपिक हमें पर्टिकुलर टाइम पढ़ना चाहिए एवरीडे, तो बस मेरे लिए वो रूल ही हो जाता था। इस तरह मैंने सिर्फ और सिर्फ सर को ही फॉलो किया है। एंड नेक्स्ट, मैं थैंकफुल हूँ हमारे एक सर को, जिन्होंने ये जर्नी इनिशिएट करने में मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है। सो थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट, माय सिस्टर कांचन, मेरे भाई नैना, शिवानी, धनंजय, सुहास, एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड लास्टली राहुल गायके, संतोष डोले, ये दो मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने लास्ट ईयर गवर्नमेंट सीट जो है वो क्रैक कर ली थी। तो इन दोनों ने भी थ्रू आउट द जर्नी मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट किया है एंड एक रॉ फीडबैक जिसे हम कह सकते हैं वो दिया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जी, जान के बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ आपके इतने अच्छे शुभचिंतक लोग साथ में थे और उन्होंने आपके पूरी जर्नी में आपका साथ दिया है और आज आपने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है। अच्छा प्रगति, आपने AIPGT की तैयारी की शुरुआत कब और किस सोच के साथ की थी? मैम, एआईपीजीटी की जर्नी की शुरुआत मेरी लास्ट ईयर फ्रेश अटेम्प्ट के बाद से हुई है। उससे पहले मैंने कभी भी कोई प्रिपरेशन किया नहीं था एज सच। इंटर्नशिप अटेम्प्ट में मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि इंटर्नशिप बहुत आइडियल थी जैसे सबको चाहिए होता है। पहले 6 मंथ्स आयुर्वेदिक पोस्टिंग मिली, उसके बाद सिविल पीएचसी मिली, एकदम आइडियल था। लेकिन इंटर्नशिप अटेम्प्ट में मुझे लैक ऑफ क्लैरिटी थी, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं कभी सीरियस नहीं थी। मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली मुझे इसी अटेम्प्ट में करना है नहीं करना है, कुछ पता नहीं था। लेकिन जैसे इंटर्नशिप का एंड फेस आया, तब एक क्वेश्चन आया कि अब आगे क्या। फिर थोड़ा मैं डिस्टर्ब होने लग गई, क्योंकि उस फेज तक सब लोगों का एक प्री डिसाइडेड प्लान हो जाता है। किसी को अगर पीजी करना है तो वो उस डायरेक्शन में मेहनत कर रहा होता है, या किसी को ओपीडी सेटअप करना है तो वो उस डायरेक्शन में चला जाता है। लेकिन मेरा तब कोई प्लान ही नहीं था, ना मैंने पीजी के लिए कोई प्रिपरेशन किया था, और ना ही ओपीडी सेटअप जितनी मेरी प्रैक्टिस थी या मेरे पास इन्वेस्टमेंट अवेलेबल थी। तो पहले तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस आने लग गया था, तभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं। एंड उसी टाइम पीएचसी में हमारे यमो थे जो एक्चुअली पीजी की प्रिपरेशन कर रहे थे। उन्होंने तब मुझे सजेस्ट किया कि 1 साल डेडिकेशन के साथ देना है। एक्चुअली उनके वर्ड्स में कहूँ तो वो कहते थे गायब हो जाना है कंप्लीटली, तभी आप रैंक ला सकते हो। एंड पूरी डेडिकेशन के साथ करोगे तो फॉर श्योर आपका हो जाएगा। तब थोड़ा सा दिमाग में आया कि यस, मुझे भी एक अटेम्प्ट देना चाहिए। तो मैंने मेरी मम्मी के साथ डिस्कस किया सबसे पहले तो कि मुझे एक अटेम्प्ट देना है। लेकिन घर बैठ के पढ़ना जितना इजी लगता है, एक्चुअली उतना इजी होता नहीं है। आप एक ही रूम में बैठे होते हो, सराउंडेड बाय योर फैमिली। वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फेज होता है। ऐसा नहीं है कि सब लोग सपोर्ट ही करेंगे, एंड उनका भी करेक्ट होता है, क्योंकि अब डिग्री आ चुकी है, दे विल से यू हैव टू अर्न समथिंग। तो वो उस डायरेक्शन में जब वो बोलते हैं तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, एक स्ट्रेस आता है। पहले ही आप बहुत वल्नरेबल होते हो इस पूरी जर्नी में, तो पूरी जर्नी इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है, क्योंकि रिजल्ट भी बहुत मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, हमारे सीट्स लिमिटेड है। और क्योंकि मेरा रिपीट था तो मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सीट को एम कर रही थी। इसीलिए बार बार ये सवाल परेशान करता था कि क्या मैं सही कर रही हूँ, मेरे आजू बाजू मेरे बैचमेट्स नहीं होने वाले हैं, मुझे पता नहीं चलने वाला है कि क्या मेरी डायरेक्शन सही है। तो ऐसे कुछ सवाल होते थे जो बहुत परेशान करते थे। लेकिन फिर तब लगता था कि यस, ये एक अटेम्प्ट बहुत अच्छे से देना है, ताकि एटलीस्ट मुझे रिग्रेट ना रहे कि मैंने कुछ किया नहीं है। मेरे पास टाइम था, मम्मी ने सपोर्ट किया था, लेकिन
फिर भी मैंने कुछ किया नहीं है। अगर ऐसा होता तो लाइफ टाइम मेरे लिए रिग्रेट रहता। एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा बहुत मैंने एक पार्ट टाइम जॉब भी ले लिया था, जो मैंने 3 आवर्स पर डे था, एंड वो मैंने मार्च एंड तक किया था। बाकी टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन को दिया, और इसीलिए ये अटेम्प्ट में मैं स्टडी कर पाई अच्छे से। कि आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल है कि आपने को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लैरिटी नहीं थी, मगर आपने सेकंड अटेम्प्ट में पूरा डिसीजन लेके, क्या कहते हैं, गायब होकर आपने पूरा डेडिकेटली पढ़ाई की है एंड आपने इतना अच्छा रैंक हासिल भी किया है। अच्छा प्रगति, आपका जो कॉलेज लाइफ का जो बैकग्राउंड था या जो एक्सपीरियंस था, उसका आपके प्रिपरेशन पे कुछ इफेक्ट था क्या? नहीं मैम, मेरी कॉलेज लाइफ बहुत ही ऑर्डिनरी कह सकते हो वैसी थी। मोस्टली हम में से 80-90% जो स्टूडेंट्स होते हैं उन जैसी ही थी। फर्स्ट ईयर में एज यूजुअल मैं बैक बेंचर ही थी। उसके साथ फाइनल ईयर आते आते जैसे तैसे मैं फर्स्ट बेंच तक पहुंच गई थी। लेकिन फिर भी मैंने स्टडी जो है कंप्लीटली पीएल में ही की है। पीएल का 1 महीना भी मतलब कंप्लीटली सीरियसली पढ़ना वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। फिर वही हो जाता था, एग्जाम के पहली वाली नाइट पूरा ऑल नाइटर निकाल लेते थे मैं और शिवानी। एंड बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था, 1 सेकंड की भी नींद नहीं होती थी। लेकिन यही पैटर्न हमने फाइनल ईयर तक फॉलो किया है। एंड उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ घर के इश्यूज होते थे, कोविड होता था, इस वजह से मेरा पूरा टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा घर पे ही गया है। एंड उस वजह से क्लासेस भी बंक हुए हैं। तो यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि आपने फाइनल ईयर या इंटर्नशिप में भी मे बी आपका नहीं हुआ है, लेकिन डेडिकेशन के साथ अगर 1 साल दोगे तो फॉर श्योर हो ही जाएगा। कि आपकी जर्नी सुन के आई थिंक बहुत सारे एस्पिरेंट्स को अच्छा लगने वाला है, बिकॉज काफी लोग सोचते हैं कि जो टॉपर्स है उनके लिए ही होता है कि एयर 1 2 3 5 तक लेके आना, मगर आपकी जर्नी सुन के लगता है कि नहीं, कोई भी स्टूडेंट जो अपनी मेहनत कर सकता, करने की क्षमता रखता है, वो एक अच्छा एयर रैंक बिल्कुल ला सकता है। अच्छा प्रगति, संहिताओं यस की जो मैम। तैयारी के लिए आपने कौन सी रिसोर्सेस का यूज किया था और आपने रिवीजन टेक्निक्स क्या यूज किए थे उनके लिए? यस मैम, अगर रिसोर्सेज की मैं बात करूं तो मेरा बैकग्राउंड जीरो है, इसलिए मैंने ब्लाइंडली सर को ही फॉलो किया है, अजीत पाटिल सर को। उन्होंने जो कहा मैंने वही किया है। जैसे सर हमेशा से कहते हैं कि हमारी जो मेजर संहिता होती है उसे स्टिक टू द बेसिक्स, जो भी हमारे मूल ग्रंथ है हमें उसे ही फॉलो करना है। मैंने भी वही किया। लेकिन फिर बात वहीं पे आ गई कि यूजी में कभी संहिता पढ़ी नहीं थी, मोस्टली मेरी संहिता तो ऐसी न्यू ही दिखती थी। हर एक श्लोक का ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, उस श्लोक को एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचना चाहिए, ये नहीं पता चलता था। एंड संहिता जब मैं खोलती थी तो पहले तो टेंशन आ जाता था कि इतना कंटेंट में याद कैसे रखूं, या फिर नींद आ जाती थी थोड़ी ही देर में। लेकिन जब सर के लेक्चर वाइज मैंने अप्रोच करना स्टार्ट किया, सर के एक एक लेक्चर जब मैं करती गई, तब मुझे हर एक श्लोक का प्रॉपर एक ओरिएंटेशन मिला। एंड हर एक श्लोक में एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगी। तो इस तरह जो है मेरी मेजर संहिता की प्रिपरेशन हो गई। एंड उसी के साथ मैं यहाँ स्पेशली मेंशन करूंगी मैम एक्स्ट्रा पॉइंट नोट्स को, जो सर ने कंपाइल किए हैं हर एक टॉपिक वाइज। संहिता पढ़ते पढ़ते मैं हमेशा साइड बाय साइड वही नोट्स रखती थी। जितनी बार मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक संहिता से पढ़ा है, उतनी ही बार मैंने उसके एक्स्ट्रा पॉइंट नोट्स जो है वो पढ़े हैं मैम। क्योंकि वो नोट्स ऐसे हैं कि वहां सर ने फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स हो, पीवाई क्यूज हो, या मॉडर्न के भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स थे जो हम सेपरेटली पढ़ नहीं सकते। तो सर ने वो सारे टॉपिक्स जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट नोट्स में कंपाइल कर लिए हैं। तो इस वजह से मैम वहाँ पे एक मोनोटोनस नेचर जो होता है जब हम संहिता पढ़ते हैं, वो बोर्डम या मोनोटोनस नेचर ब्रेक होके थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट नोट्स देने का काम करते हैं। तो इस तरह जो है एक संहिता, मेजर संहिता मैंने हमारी संहिता से प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट नोट्स ऐसा साइड बाय साइड किया था। एंड माइनर संहिता का अप्रोच फॉर श्योर सर के लेक्चर प्लस जो नोट्स हमें क्लास में प्रोवाइड होते हैं उस उससे मैंने माइनर संहिता का जो है वो अप्रोच रखा था। लेक्चर करने का मुझे बहुत बेनिफिट हुआ माइनर संहिता के लिए भी, क्योंकि मेन एग्जाम में एक काश्यप का क्वेश्चन पूछा था जो सर ने हमें लेक्चर में बताया था, और नोट्स में मैंने उसे नोट डाउन कर लिया था। तो उस वजह से जब वो क्वेश्चन मुझे एग्जाम में दिखा तो बहुत एक रिलीफ मिला कि अच्छा हुआ मैंने लेक्चर्स बहुत प्रॉपरली किए थे, रेयर क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया था। एंड मैम लेक्चर के लिए मैं कहूंगी कि मैंने पारिक या बाकी सब्जेक्ट हर एक चीज के मैंने सिर्फ लेक्चर वाइज ही अप्रोच रखा है, क्योंकि
प्रॉपर ओरिएंटेशन मुझे लेक्चर से ही मिलता था। एंड अगेन ऑडियो विजुअल मेमोरी जो बनती है हमारी, वो लेक्चर से ही बनती है। एक आधी चीज अगर हम पढ़ के भी याद ना कर पाए, लेकिन सर की आवाज आ जाती है दिमाग में एक क्वेश्चन देख के कि यहाँ सर ने ये सारी चीजें बोली थी। तो यस, ऑडियो विजुअल मेमोरी के लिए भी मुझे लेक्चर्स का बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। एंड एमआरआई नोट्स वो तो मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स। एंड मेरे लिए सबसे फेवरेट नोट्स मेरे रैंडम नोट्स ही थे। वो रैंडम नोट्स को मैं इंस्टाग्राम रील जैसे ट्रीट करती थी, क्योंकि उसमें जैसे रील बहुत रैंडमली आते हैं हमारे फीड में, वैसे ही रैंडम नोट्स में भी हर एक पॉइंट इतना ज्यादा रैंडम होता है कि वो आपको बोर नहीं होने देता। तो सर ने वही जो पैटर्न बनाया है क्लासेस का, वो ऐसा है कि आपको बोर नहीं करेगा। अगर आप रोटेट करते जाओगे प्रॉपरली सब्जेक्ट्स को, तो वो बोर नहीं होगा आपको। तो उसी तरह मैं रैंडम नोट्स को 3 आवर्स पर डे देती थी। इवनिंग का स्लॉट था मेरा, जिससे मेरी जो थकान है दिन भर की पढ़ के, वो थोड़ी कम हो जाती थी एंड बोर्डम भी कम हो जाता था मैम। एंड इसके अलावा मैम रिवीजन के लिए अगर मैं कहूँ, तो जो हमें 15 डेज मिलते थे उस पे मेरा मेजर फोकस जो होता था सबसे पहले, कि ऑडियो का बैकलॉग नहीं होना चाहिए। जो हमारे लेक्चर्स होते हैं उसका मैं बैकलॉग कभी भी होने नहीं देती थी। भले ही स्टार्टिंग में मुझे रिवीजन करने को टाइम कम मिले, लेकिन लेक्चर का कभी भी बैकलॉग हुआ नहीं है। क्योंकि मैम अगर लेक्चर का भी बैकलॉग रह जाए तो जब सिलेबस रोटेट होता है तो फिर एक फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होगा। स्टार्टिंग में 7-8 डेज मेरे लेक्चर में चले जाते थे। कभी कभी लेक्चर की लेंथ ज्यादा होगी तो 10 डेज तक भी लेक्चर होते थे। एंड आफ्टर दैट फिर एक रीडिंग भी मुश्किल से हो पाती थी। फर्स्ट टेस्ट याद है मैंने जब दी थी, मेरे लेक्चर कंप्लीट थे और एक रीडिंग मुश्किल से हो पाई थी, थोड़ा टाइम कम मिला था। वो देने के बाद मेरा रैंक कुछ 500 प्लस आया था। फिर वापस से वो थॉट प्रोसेस की साइकिल स्टार्ट हो गई दिमाग में कि क्लास में ही अगर मैं 500 तक हूँ तो ऑल इंडिया में मैं कहीं पे भी नहीं टिक पाऊंगी। तो पहले ही टेस्ट में ऐसा लग रहा था कि नहीं, मेरा रिपीट करने का डिसीजन जो है वो बहुत ज्यादा गलत है, शायद मेरा टाइम वेस्ट होगा। गवर्नमेंट सीट नहीं मिली तो क्या होगा, कौन क्या कहेगा, ये सब थॉट प्रोसेस की जो साइकिल है वो अपने आप ही दिमाग में स्टार्ट होती है, और ये पूरा साल कंटिन्यू हो गई थी। तो मैम उसके बाद मैंने सबसे पहले तो सर को कांटेक्ट किया। सर ने कहा था कि पहले तो दो चीजें ही करनी है, पेशेंस रखना है एंड उसके बाद हमें जो रीडिंग की स्पीड है वो इम्प्रूव करनी है, क्योंकि वो मेरी बहुत ज्यादा स्लो थी। तो विद विद द गिवन टाइम में धीरे धीरे जो है उसको इम्प्रूव कर पाई थी सर के गाइडेंस से। एंड उसके बाद मैम रिवीजन के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कहूँ तो मुझे एक्टिव रिकॉल का बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। चरक चिकित्सा स्थान जो बहुत ज्यादा लेंथी है, वो मैंने एक्टिव रिकॉल से ही किया था, सुबह उठने के बाद ब्रश करते समय, या फिर मैं जॉब को जाती थी जाने आते वक्त, या फिर खाना खाते वक्त, हमेशा से शांत बैठ के बस वो एक्टिव रिकॉल कंटिन्यू मेरा चलता था चरक चिकित्सा का। जिस वजह से मेरा चरक चिकित्सा जो है वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो रहा था और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा था चरक चिकित्सा के लिए। एंड लास्ट फेज में जब मेरा रिवीजन गया तो मैंने एक छोटा नोटबुक बना लिया था। 100-150 पेजेस का था वो नोटबुक। उसमें मैंने फ्रीक्वेंटली जो मिस्टेक्स हो रहे थे, ऐसे सारे टॉपिक्स मेरे कंपाइल करके रख दिए थे। पूरे रिवीजन फेज में मैं वो पढ़ नहीं पाई, लेकिन लास्ट के 1-2 दिन में जब मेंटालिटी बहुत वीक होती है, हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो उस टाइम पे मैंने वो मेरी छोटी नोटबुक जो है वो पढ़ ली। एंड उसका भी मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ मैम। ऑल इन ऑल रिवीजन अगर करना है हमें प्रॉपरली, तो नंबर ऑफ रिवीजन्स तो होने ही होने चाहिए, प्लस एक रिटेंशन का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, मैं कहना चाहूंगी। जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि संहिता को कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे आपने बताया कि रोटेशन वाइज अगर हम कर रहे हैं और सर की ऑडियोज अगर हम रेगुलरली सुनते हैं, साथ में नोट साइमल्टेनियसली अगर हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा एक अच्छे से जो है रेयर क्वेश्चंस भी, सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो सब भी अच्छे से कवर हो जाते हैं। एंड उसके बाद ऑडियो को भी मिस नहीं करना चाहिए, भले हमारा थोड़ा सा रिविजन प्रॉब्लम हो, मगर और सबसे बड़ी बात है कि हमें होप नहीं खोनी है। इनिशियली अगर आपका रैंक कम भी आ रहा है किसी Yes. रीजन से, तो हमारा जो पेस है वो छोड़ना नहीं है, हमें लगे रहना है, हमें खुद पे और प्रोसेस पे बिल्कुल ट्रस्ट करते हुए चलेंगे तो हमें बिल्कुल रिजल्ट्स आने ही वाले हैं। अच्छा प्रगति, मॉडर्न सब्जेक्ट्स और आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स को आपने एक साथ कैसे मैनेज किया था? मैम अगर सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो मेरे लिए वेटेज वाइज अप्रोच यही मुझे बेस्ट लगा। जैसा सर हमेशा कहते हैं कि रसद द्रव्य ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स है जिन्हें हमें रेगुलरली पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैंने उन दोनों सब्जेक्ट्स को 45 मिनट्स ईच टाइम दिया हर रोज, एंड तक मैंने उन्हें छोड़ा नहीं, हर रोज पढ़ती गई।
एंड उसी के साथ मॉडर्न के ऐसे दो सब्जेक्ट्स मैंने पकड़ लिए थे जो मुझे एंड तक करने हैं, जब से सर ने टेस्ट में वो सब्जेक्ट स्टार्ट किए। वो थे आयुष जी के एंड रिसर्च टैग। वो भी मैं अल्टरनेट डे थोड़ा जैसा मुझे टाइम मिलता था वो मैं करती थी। इसके अलावा आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स में जो पदार्थ, स्वस्थ और भेषज कल्पना, ये तीन सब्जेक्ट्स थे मैम, जो मैं 20-25 मिनट्स देती थी। दिन के स्टार्टिंग में ही इन तीनों सब्जेक्ट को अल्टरनेट डे को टाइम देती थी, जिस वजह से एक दिन को अच्छा स्टार्ट भी मिल जाता था। एक मतलब रिफ्रेशिंग स्टार्ट मैं कह सकती हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं पढ़ने को। एंड उसके बाद मैम लास्टली मैं संस्कृत के बारे में कहना चाहूंगी कि उसका एक क्वेश्चन तो होता है, कभी कभी बहुत इजी आता है, इसीलिए मैंने जो भी पीवाईक्यूज देखे उसमें जो भी संधि समास पे क्वेश्चन पूछे गए थे, उस तरह बहुत ही शॉर्टकट से मैंने वो पढ़ लिया था। बहुत शॉर्ट था, एक दिन 1 घंटा ही पढ़ा था बस। उस वजह से वो जो लकीली एक क्वेश्चन आया था वो भी सॉल्व हो गया मैम। एंड मॉडर्न का मैं कहना चाहूंगी अनफॉर्चुनेटली इसके अलावा मैं कुछ और कर नहीं पाई। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो एमआरआई नोट्स या हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट नोट्स, मिसलेनियस क्वेश्चन, हर जगह पे सर ने कहीं ना कहीं बहुत बेसिक जो मॉडर्न नॉलेज लगती है वो दी है। तो इसलिए आपका मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन जो है वो अनआंसर्ड जाएगा नहीं। एंड इफ एनी केस बहुत ही रेयरेस्ट क्वेश्चन आया तो अनलकीली वो एक आधा रह सकता है, क्योंकि हर एक मॉडर्न सब्जेक्ट को हम टच नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने बाकी कोई भी मॉडर्न सब्जेक्ट को मैम टच नहीं किया। जी, आपने सही कहा कि हमें जो है पढ़ाई जो है हमारी वेटेज के अनुसार करनी चाहिए, कि जिसका वेटेज ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। और अगर हमारे कुछ सब्जेक्ट अगर रह भी जा रहे हैं, तो अगर अगर हम क्लास के नोट्स और ऑडियोस अगर रेगुलरली कर रहे हैं, प्रॉपरली कर रहे हैं, तो हमारा मेजोरिटी जो है अच्छे से कवर हो जाएगा। एंड आपका उतने में से आपका इतना अच्छा एयर रैंक भी आया, तो दैट प्रूव्स कि दैट इज इनफ। अच्छा प्रगति, क्या आप टेलीग्राम क्वेश्चंस और जो मॉक टेस्ट है वो रेगुलरली सॉल्व करते थे क्या? यस मैम, टेलीग्राम क्वेश्चन तो वो रिचुअल जैसा था कि सोने से पहले रोज टेलीग्राम क्वेश्चंस में सॉल्व करती थी। उसमें जो भी थोड़े रेयर क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस लगते थे वो मैं सेव करके लेती थी, ताकि दूसरे दिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करके करने के लिए टेलीग्राम ऐप ओपन करूँ तो उस उन क्वेश्चन का एक मुझे क्विक रिकैप हो जाए। एंड लास्ट में भी मैंने वही किया, जो भी कंपाइल हो चुके थे सर के क्वेश्चन मेरे पास वो मैंने एक बार क्विकली रीड कर लिए थे एग्जाम जाने से पहले। एंड मैम मॉक टेस्ट तो यस श्योरली मैंने हर एक टेस्ट विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम सॉल्व किया है। विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम इसीलिए कहूंगी क्योंकि वो जो 15 डेज होते हैं वो डिसिप्लिन सेट करने के लिए दिए होते हैं हमें, कि इतने टाइम में तुम्हें इतना टारगेट चेस करना है। अगर हम खुद होके वो टाइम एक्सटेंड कर ले या बाद में प्रैक्टिस मोड में कभी टेस्ट सॉल्व कर ले, तो वो जो डिसिप्लिन है वो ब्रेक होता है और आपके आने वाले टेस्ट पे वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है हर एक टेस्ट विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम ही सॉल्व करनी चाहिए, मार्क्स के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। बस हमें वो डिसिप्लिन मेंटेन करना है पूरा साल। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें मार्क्स से फोकस ना करते हुए अपनी कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, एंड मॉक टेस्ट रेगुलरली देते रहना है, बिकॉज उससे हमारी प्रैक्टिस होती है एंड हमें एक आदत लगती है टेस्ट सॉल्व करने की। अच्छा यस प्रगति, जब प्रिपरेशन में आपके जब लो फेज कभी आया होगा या कभी स्कोर्स डाउन हुए होंगे, तब आपने खुद को कैसे संभाला था? मैम, ये जो पूरी प्रिपरेशन जर्नी है ये कोई रिवॉर्डिंग जर्नी नहीं है, हमें रोज उठ के सेम चीज करनी होती है। तो इसीलिए इस जर्नी में मोस्टली हमें डाउन्स ही देखने को मिलेंगे, बहुत सारी लो फेजेस आएगी। स्कोर मेरा हमेशा से एवरेज टू मॉडरेट लेवल में ही रहता था, तो बहुत ज्यादा हमेशा फ्रस्ट्रेटेड फील हो जाता था। तो इन लो फेजेस में सबसे पहले तो टेस्ट देने के बाद मेरा होता था कि पहले मैं एनालिसिस कर लूंगी, उसके बाद मार्क्स कम आए कैसे भी मार्क्स आए एक सक्सेस स्टोरी देख लेती थी। उसमें जो भी न्यू पॉइंट्स मुझे लगते थे वो मैं अपने प्रिपरेशन में जो है मैं इम्प्लीमेंट कर लेती थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूंगी, वैष्णवी बुरगटे मैम की मैंने स्टोरी देखी थी। उसमें उन्होंने एक पॉइंट कहा था कि उन्होंने हर एक नोट्स के बाहर एक पेज स्टिक किया था ताकि नंबर ऑफ रिवीजन टैली हो सके और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। मैंने भी वो इम्प्लीमेंट कर लिया एंड उसका भी मुझे बेनिफिट हुआ, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ मेरा उस वजह से। एंड उसके अलावा मैम लो फेज में एक ही सॉन्ग सुनती थी, पीकी ब्लाइंडर्स, एंड मेरी मम्मी, उससे मैं कॉन्वर्सेशन कर लेती थी कि ऐसा हो रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे, तो वो भी थोड़ा मोटिवेट करने में हेल्प करती थी। एंड जो भी मेरे फ्रेंड्स थे उनके टच में रहती थी मैम।
जिस दिन भी मार्क्स कम आते थे उस दिन एक्चुअली मैं कुछ खास पढ़ाई करती नहीं थी, हमारा नोट्स वगैरह थोड़ा पढ़ना इतना ही करती थी। एंड फिर नेक्स्ट डे से एक फ्रेश स्टार्ट लेती थी मैम। जी, अगर हमें कभी कोई लो फेस आता भी है तो हमें उसमें स्टक नहीं रहना है, हमें थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, किसी से बात कर लिया, कुछ सक्सेस स्टोरी देख लिया, तो सो दैट हम लोग थोड़ा बूस्टअप हो सके, मोटिवेट हो सके, एंड नेक्स्ट डे हम लोग एक वापस से नई शुरुआत कर सके। अच्छा प्रगति, आपने जो मॉक टेस्ट है वो कब से देना शुरू किया था और उन सबको क्या लर्निंग्स मिली थी? मैम मॉक टेस्ट मैंने मिड मार्च से वगैरह देना स्टार्ट किया था, और मॉक टेस्ट में एवरी ऑल्टरनेट डे देती थी। जो भी हमारे ऐप पे प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट सर ने अपलोड किए हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो मैंने एवरी अल्टरनेट डे सॉल्व करना स्टार्ट किया। वो भी हमारा स्टैंडर्ड एग्जाम टाइम जो 9 to 11 होता था उस टाइम में ही मैं वो सॉल्व करती थी। उससे ये होता था कि मुझे प्रैक्टिस हो जाती थी एक साथ 2 आवर्स बैठ के पेपर सॉल्व करने की। एंड उसके अलावा मैम अल्टरनेट डे सॉल्व करने का मेरा मोटिव यही था कि मॉक टेस्ट जो मैं आज दूंगी उसका एनालिसिस मैं कल करूंगी, और जो भी टॉपिक्स मेरे मिस्टेक होते हैं वो मैं तभी के तभी 9 to 11 में बैठ के फिर मैं वो रिवाइज कर लेती थी। इस तरह मैम मैंने मिड मार्च से लेके एग्जाम तक जो है अल्टरनेट डे मॉक टेस्ट हमेशा से सॉल्व किए मैम। मॉक टेस्ट से मुझे यही लर्निंग मिली मैम कि एक प्रॉपर एनालिसिस अगर होगा तो प्रिपरेशन बूस्टअप होगा। एनालिसिस के लिए भी मैम जो सर ने हमें ग्रुप पे फ्लो चार्ट प्रोवाइड किया था कि टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड टोटल नंबर ऑफ राउंड्स को टैली कैसे करना है। तो उस तरह से मैं जो है हमेशा से पेपर का एनालिसिस करते आई हूँ। पहले कुछ आइडिया नहीं था मुझे कि एक प्रॉपर एनालिसिस जो है वो कैसे होना चाहिए, लेकिन टाइम के साथ जैसे सर गाइड करते गए वैसे वैसे कैसे एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रिपरेशन में, हमारे प्रिपरेशन को बूस्ट करने में हेल्प करता है, वो समझ आया। तो इसलिए मैं कहूँगी मैम मॉक टेस्ट आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको रेगुलरली सॉल्व करने चाहिए। जी, आपने सही कहा कि मॉक टेस्ट जो रेगुलरली सॉल्व करना चाहिए, और सॉल्व करने के साथ साथ उसका एनालिसिस भी करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे भी जो भी हम आपने बताया कि सर ने आपको शेयर किया था, अगर हम वैसे एनालाइज करते हैं तो हमें उससे हेल्प मिलती है, एंड वो पॉइंट्स को हम वापस से पढ़ के वी कैन इम्प्रूव आवर स्कोर्स टू अ बेटर एक्सटेंट। अच्छा प्रगति, यस एग्जाम हॉल में आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और आपने गैसों को कैसे कंट्रोल किया था? लाइक इन शॉर्ट, नेगेटिव मार्किंग को मैनेज करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी यूज की थी? मैम एग्जाम हॉल में मैंने 119 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। सिर्फ एक ही क्वेश्चन था मैंने जो अटेम्प्ट नहीं किया था, वो भी वो रिसर्च का क्वेश्चन था जो मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था, इसलिए वो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। मैम एग्जाम हॉल में हम पहले से कितनी भी तैयारी कर ले, एक प्री डिसाइडेड प्लान बना ले, लेकिन एग्जाम हॉल की फ्रस्ट्रेशन ही इतनी होती है कि नो प्लान वर्क्स। कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें अगर मॉक टेस्ट की हमने एक प्रॉपर प्लानिंग की होगी, मॉक टेस्ट बहुत बार दी है, बहुत प्रैक्टिस की है, तो उसमें भी हम थोड़ी बहुत तो मेंटल स्टेबिलिटी ला सकते हैं। मुझे उसका बेनिफिट हुआ मैम, हर एक टेस्ट देने का वहाँ बेनिफिट मुझे समझ आया। टेस्ट देते वक्त ही मुझे समझ आया कि पेपर मुझे 2 ही राउंड में सॉल्व करना है, क्योंकि थर्ड राउंड तो होगा नहीं उतने टाइम में, क्योंकि एग्जाम जो होती है वो पीसी पे होगी, वहां स्क्रोलिंग में वगैरह बहुत टाइम जाता है। तो वही हुआ, 2 राउंड में ही पेपर सॉल्व हुआ। फर्स्ट राउंड में मैंने जो भी मुझे क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम श्योर कंफर्म थी मैं वही अटेम्प्ट किए। एंड अगर मैंने सोच लिया था अगर फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन क्लोज टू 80 जाते हैं मेरे, तो मैं सेकेंड राउंड जो है वो थोड़ा फ्री हैंड दे सकती हूँ। एंड सेकेंड राउंड में ऐसे क्वेश्चन छोड़े थे जो मुझे इजीली रिकॉल नहीं हो रहे, या 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, या थोड़ा बहुत मैं गेस वर्क कर सकती हूँ, ऐसे क्वेश्चन मैंने सेकेंड राउंड के लिए छोड़े थे। तो फर्स्ट राउंड में कुछ क्लोज टू 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए थे। देन इसीलिए थोड़ा रिलीफ था सेकेंड राउंड के लिए, बट वो रिलीफ ज्यादा देर रहा नहीं, क्योंकि फिर सेकेंड राउंड बहुत लेंदी जा रहा था एंड टाइम बहुत कम पड़ गया था। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो गया था, लास्ट क्लास में जम्बलिंग भी हो गई थोड़ी, लेकिन फिर जैसे तैसे मैनेज कर लिए कुछ क्वेश्चंस, एंड एक क्वेश्चन जो है मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। इस तरह मैम निगेटिव मार्किंग को मैं टैली कर पाई, क्योंकि मॉक टेस्ट का एनालिसिस जो था पूरे साल, सारी टेस्ट का जो एनालिसिस था वो प्रॉपर किया, उस प्रैक्टिस की वजह से ये मैं कर पाई। कि आपने सही कहा कि अगर हमने पहले मॉक टेस्ट दिए होते तो हमें मेन एग्जाम के दिन हमारा माइंड सॉलिड होता है कि हमें कैसे करना है, और उसी तरीके से हम लोग जो हमारा जो नेगेटिव मार्किंग है वो काफी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा प्रगति, आपका रिजल्ट जब आया था तो सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था, और आपने ये खबर सबसे पहले किससे शेयर की थी?
मैम जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो एक्चुअली मैं बाहर थी, मेरे फ्रेंड को नोट्स देने के लिए गई थी। एक्चुअली आंसर की तो मैंने चेक कर ली थी, लेकिन 5 रैंक वॉजेंट एक्सपेक्टेड एट ऑल। तो जब रिजल्ट आया, मेरे फ्रेंड ने मुझे वो रिजल्ट देखा एंड मुझसे शेयर किया। तो पहले तो मैं बहुत फ्रीज हो गई, एंड सबसे पहले ये की अर्जेंसी थी कि मम्मी को फोन करना है। तो सबसे पहला कॉल तो मम्मी को किया। मम्मी वॉज प्रिटी इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। वो रिजल्ट का एक मोमेंट ऐसा होता है कि रिसर्च स्टार्ट में हम जो पढ़ते हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज, तो वो मोमेंट वैसा होता है कि उस मोमेंट को आपको प्रेजेंट तो आपका रिजल्ट दिखता है, लेकिन उसी के साथ जो भी ये रिजल्ट लाने के लिए आपने स्ट्रगल किया है पूरे साल, या फिर अभी तक के जो भी आपने स्ट्रगल किए हैं, उस मोमेंट पे आपको लगता है कि यस सब कुछ वर्थ इट था। तो उस मोमेंट पे मम्मी भी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। उसके बाद ऑब्वियसली अजित पाटिल सर को मैंने रिजल्ट शेयर किया, क्योंकि पूरी जर्नी में वही एक गाइडिंग लाइट थे मेरी। एंड उसके बाद जो सर जिन्होंने मुझे जर्नी स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट किया, उनसे शेयर किया। एंड उसके बाद फैमिली के साथ शेयर करके एक छोटा सेलिब्रेशन किया। जी, आपके इस मोमेंट के बारे में जान के हमें हमें भी बहुत खुशी हुई है। अच्छा प्रगति, एआई पीजीटी की तैयारी कर रहे जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं, आप उनको अपनी तरफ से कौन सी सबसे जरूरी सलाह देना चाहेंगे, कुछ सजेशन देना चाहेंगे? एक्चुअली मैं 3 सजेशंस देना चाहूंगी। सबसे पहला होगा रेफ्यूजल टू क्विट। क्योंकि हमारा गोल, जैसा कि मैंने कहा, बहुत एक्साइटिंग है। हर एक को ऑल इंडिया रैंक बिलो 100 चाहिए होता है, क्लिनिकल सीट, स्टाइपेंड सीट, हर एक का गोल जो होता है स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटिंग होता है। और उसी एक्साइटिंग गोल को एम करके मोस्टली 100% स्टूडेंट स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन हर एक दिन उतना एक्साइटिंग नहीं होता है या रिवॉर्डिंग नहीं होता है। रोज उठ के आपको एक ही चीज करनी होती है और उसके लिए आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। मोस्टली जब मार्क्स कम आएंगे तो आपका डिमोटिवेशन ज्यादा होगा। लेकिन उसमें भी अगर आप टिके रहते हो और एंड तक पहुंचते हो उसी मोमेंटम के साथ जिस मोमेंटम से आपने स्टार्ट किया था, बिना ये सोचे कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं या मैं मेरे बैच में सबसे पीछे रह रही हूँ, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, बिना ये सोचे अगर आप हर टेस्ट देते जाते हो और उसी मोमेंटम के साथ आप एंड तक जाते हो, मैं कहूंगी आधी कंपटीशन तो आप वहीं पे वाइप ऑफ कर लेते हो। इसलिए आपको क्विट नहीं करना है, पूरा टाइम आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। एंड एक डेल्यूशनल कॉन्फिडेंस मैं कहूंगी रखना जरूरी है, क्योंकि ये पूरी जर्नी में आपको कोई बूस्टअप नहीं करने वाला कि यस आपसे हो पाएगा। आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस देना है कि मार्क्स भले ही मार्क्स कम आए, जो भी हो पूरे टाइम मैं गिव अप नहीं करूंगी। एंड मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है, जो भी होगा मैं कर लूंगी। ये कॉन्फिडेंस आपको खुद को टाइम टू टाइम देते रहना है। एंड सेकेंडली मैम, चेस योर डेली टारगेट। हमें डेली टारगेट सेट करना है। डेली टारगेट से मे बी मैं कहूंगी आवरली टारगेट बेहतर है, जो सर कहते हैं। एक एक घंटे का टाइम स्लॉट रखना है और उसमें एक रिवीजन के लिए हमें गोल सेट करना है। उस वजह से क्या होता है, हमें कंपटीशन, खुद से ही कंपटीशन करने लगते हैं कि यस मुझे एक घंटे में इतना कवर करना है। तो उस वजह से एक रिवीजन के लिए जो मोमेंटम बनता है वो बहुत अच्छा बनता है और आप अच्छे से रिवीजन कर पाते हो। एंड मैम लास्टली मैं कहूंगी, ट्रस्ट योर टीचर एंड ऑल द सोर्सेस यू हैव। मैंने कभी भी सोर्सेस को डाइवर्सिफाई नहीं किया, मेरे सिर्फ एक ही टीचर रहे हैं जिन्हें मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया है। और इस जर्नी में मुझे रियलाइज हुआ है कि मैंने, अच्छा हुआ बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया है, क्योंकि सर ने हमारा आधे से ऊपर काम तो ऑलरेडी कर दिया है इतना सारा सोर्सेस कंपाइल करके। क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा एग्जाम्स देखे हैं, हमसे ज्यादा स्टूडेंट्स देखे हैं। सो ही नोज मच मोर देन अस। हमें उनके हिसाब से जीरो नॉलेज है इस फील्ड में। तो हमें ज्यादा डाइवर्सिफाई ना करते हुए जस्ट उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करना है और डेडिकेशन के साथ फॉलो करना है। तो मुझे लगता है कि 100% आपका रिजल्ट आना ही आना है। भले ही आप जीरो से एक अटेम्प्ट में स्टार्ट कर लो, बस वहां डेडिकेशन देते रहो। एंड सबसे ज्यादा इस जर्नी में अगर कुछ टेस्ट होगा तो वो आपका पेशेंस है। तो पेशेंट रहो, एंड तक करते रहो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें क्विट नहीं करना है, अपने टारगेट्स को चेस करना है और अपने जो मेंटोर है उन पे पूरा भरोसा रखना है, अपने रिसोर्सेस से पूरा भरोसा रखना है कि वो हमारे लिए सफिशिएंट है। एंड थैंक यू सो मच प्रगति कि आप हमारे साथ जुड़े, अपना टाइम निकाल कर आए, हमारे एस्पिरेंट्स के साथ अपनी जर्नी को शेयर किया, अपनी दिल से यस आपने मैम। हमें सजेशंस बताए, आपकी पूरी जर्नी शेयर की। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू टू ऑल द आयुर्वेद टीम मैम।